हेलो एंड वेलकम मैम, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पे आपसे बात करने वाला हूं। और आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग काफ़ी चीज़ों को कवर अप करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पिगमेंट सिस्टम क्या होता है। नंबर दूसरी बात मैं आपसे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इन पिगमेंट सिस्टम में। और फिर मैं आपसे बात करूंगा कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल में। तो पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं और बेसिक से शुरुआत करते वक्त जो हम जानते हैं कि हम लोग लाइट रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि प्लांट जो होती है, लीफ जो होती है, वो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं और उस लीफ में मौजूद जो मेसोफिल सेल होती है और उसमें मौजूद ग्रेना के अंदर जो थैलेकॉइड होती है उसी के मेम्ब्रेन पे मौजूद होती हैं दो पिगमेंट सिस्टम। एक पिगमेंट सिस्टम होता है पिगमेंट सिस्टम 2 और एक होता है पिगमेंट सिस्टम 1। ये पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 जो होते हैं ये दो अलग अलग तरह के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पिगमेंट सिस्टम 2 जो होता है वो भी रेड लाइट ही एब्जॉर्व करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर के आसपास। और वहीं पे हम बात करते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 की, तो वो भी रेड लाइट ही एब्जॉर्व करती है, लेकिन उसका दरअसल जो पिगमेंट सिस्टम जो उसका जो लाइट एब्जॉर्व करने का जो वेवलेंथ होता है वो होता है आपका तकरीबन P700। तो दो पिगमेंट सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, और थैलेकॉइड कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर। तो इसलिए इन पिगमेंट सिस्टम को आपको समझना है। 2 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है और 700 कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है? 700 जो है वो आपके 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है। तो पिगमेंट सिस्टम 2 680, पिगमेंट सिस्टम 1 700। ये लाइट को एब्जॉर्व क्यों करता है? दरअसल जो लाइट है हम जानते हैं कि इस अर्थ पे पूरी की पूरी जो भी एनर्जी है वो कैसे है? लाइट के थ्रू है। तो पिगमेंट सिस्टम ही हमारे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के अंदर मौजूद वो स्ट्रक्चर है, या पिगमेंट सिस्टम 2 ही हमारे या पिगमेंट सिस्टम ही हमारे किसी के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद वो सिस्टम है जहां पे हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अगर ये पिगमेंट सिस्टम ना हो तो हम कभी भी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्या चीजें हैं जो हमारे पिगमेंट सिस्टम को इतना कैपेबल बना रहे हैं जिससे वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है? दरअसल पिगमेंट सिस्टम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि पिगमेंट सिस्टम के पास में बहुत सारे तरीके के पिगमेंट जो हैं वो मौजूद रहते हैं। और ये पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो पिगमेंट्स आपके मौजूद होते हैं इन पिगमेंट्स के अंदर आपको बहुत तरह के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इन पिगमेंट सिस्टम्स के अंदर बहुत तरह के पिगमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल। और ये सारे पिगमेंट जो है वो एक एंटीना मॉलिक्यूल या एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। अब ये एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं? कभी भी जो लाइट है वो डायरेक्ट आपके क्लोरोप्लास्ट पे या डायरेक्ट आपके क्लोरोफिल ए पे नहीं पड़ेगी। क्लोरोफिल ए क्या है? क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, जो कि मेन सेंटर की तरह काम करता है। डायरेक्ट लाइट वहां पे ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। अगर डायरेक्ट लाइट वहां ट्रांसमिट नहीं होती है तो पहले लाइट आती है एंटीना मॉलिक्यूल के ऊपर और फिर एंटीना मॉलिक्यूल से वो फोटोन एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाती है आपके रिएक्शन सेंटर में। लेकिन रिएक्शन सेंटर में जाने के पहले ये फोटोन जो होती है वो पिगमेंट सिस्टम 2 पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं। पिगमेंट सिस्टम 2 पे मैंने पहले बताया, पहले लाइट किस पे पड़ेगी? पिगमेंट सिस्टम 2 पे पड़ेगी जो तकरीबन 680 नैनोमीटर की होगी। तो जैसे ही उसके एसेसरी पिगमेंट पे लाइट आई, वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर पे पहुंचने के बाद वहां पे जब एनर्जी आएगी रिएक्शन सेंटर पे, सनलाइट वाली एनर्जी आएगी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है फिर वहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन और फिर साइटोक्रोम B6। प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम B6 एक डाउनहिल प्रोसेस है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगातार एक दूसरे से एक को ऑक्सीडाइज करेगा और एक को रेड्यूस करेगा। मतलब जो जिससे वो निकलेगा ऑक्सीडाइज, जिसमें जाएगा वो रेड्यूस। तो इलेक्ट्रॉन एक से निकलेगा और एक में जाएगा और लगातार जैसे फियोफाइटिन से गया प्लास्टोक्यूनॉन से गया साइटोक्रोम B6, तो एक से निकल रहा है और एक में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है जिसे कि हम लोग जनरली रिडॉक्स रिएक्शन का भी नाम देते हैं। तो लगातार रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही जो प्रोटॉन्स होते हैं वो
कहीं ना कहीं वो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारे मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ता है। लेकिन यहाँ हम प्रोटॉन की बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्यूनॉन से होता है साइटोक्रोम B6 पे आएगा और फिर वहां से वो जाएगा आपके पिगमेंट सिस्टम 1 पे। पिगमेंट सिस्टम 1 पे जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब पिगमेंट सिस्टम 1 पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पे जाने के बाद पिगमेंट सिस्टम 1 पे वो इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद रिडक्टेज NADP रिडक्टेज एंजाइम जो वहां पे मौजूद होता है, जो NADP बनाने के लिए काम करता है, जो स्ट्रोमा में मौजूद होता है, वहां पे जाकर के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और NADP बनाता है। तो ये काम पिगमेंट सिस्टम 1 पे करता है और जो पहला वाला काम था वो पिगमेंट सिस्टम 2 पे करता है। पिगमेंट सिस्टम 2 पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना, पिगमेंट जो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है, वहां पे साइटोक्रोम B6 वाला एरिया चल रहा है जहां पे ATP बनेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस एक साथ ऑपरेट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पिगमेंट सिस्टम 2 पे क्या होता है कि वहां से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो वो पहले गए थियोफाइटिन के पास, थियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनॉन पे, अब प्लास्टोक्यूनॉन के बाद साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स पे, और जब वहां पे साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो इनका पिगमेंट सिस्टम 2 का मेन काम होगा ATP को जनरेट करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा ल्यूमेन के अंदर, मतलब थैलेक्वाइड के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना, ठीक है। और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता करता पिगमेंट सिस्टम 1 पे आएगा और फिर पिगमेंट सिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा लाइट पड़ने पे तो वो NADP बनाएगा। क्या बनाएगा, NADP बनाएगा, जो कि आगे जाकर के जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो स्ट्रोमा में चला जाता है हाइड्रोजन आयन, उसी की हेल्प से वो क्या काम करेगा कि वो अपना ADP वगैरह NADPH वगैरह बनाने में मदद करेगा, ठीक है। मैं इसको आराम से आपको और अच्छे से बता सकता हूं डायग्राम की हेल्प से। तो सभी लोग डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहेंगे ताकि आपकी बातें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप जब डायग्राम को देखेंगे तो आपको डायग्राम में चीजें समझ में आ जाएंगी कि डायग्राम में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल आता है, वाटर मॉलिक्यूल पहले पिगमेंट सिस्टम 2 पे ब्रेक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होते ही वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास, जहां पे हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आएंगे। बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन कहाँ आए, अंदर की तरफ आए और फिर प्लास्टोक्यूनॉन गया नए इलेक्ट्रॉन को लाने और उस इलेक्ट्रॉन जो रिकवर हुआ है फिर उससे हाइड्रोजन आयन और भी अंदर आए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से आपके 4 हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आए और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसायनिन के पास गया, प्लास्टोसायनिन के बाद पिगमेंट सिस्टम 1 में गया। पिगमेंट सिस्टम 1 में वो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर वो पहुंच गया FNR, ताकि वो रिडक्टेज एंजाइम की मदद से क्या बना सके, NADP जो है वो बना सके। तो इस तरीके से NADP बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 में NADP बनाने का काम करता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है ल्यूमेन के अंदर, वो कहाँ करता है, पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 के बीच में। ये 2 काम ही आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। पिगमेंट सिस्टम 2 से पिगमेंट सिस्टम 1 के बीच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो हाइड्रोजन आयन को अंदर लेकर के आता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन अंदर आएगा या तो उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और वही प्रोटॉन जब ATP सिंथेज चैनल से बाहर की तरफ जाता है तो वही जनरेट करता है ATP। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि देखिए हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ जब जा रहा है तो वही हाइड्रोजन आयन आपके ATP को जनरेट भी करेगा, ठीक है। और साथ में जो NADP बना हुआ है पिगमेंट सिस्टम 1 पे उसे वो NADPH में कन्वर्ट करेगा और हमें लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है यही है, एक है आपका ATP और एक है आपका NADPH। तो ये 2 मेन प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके पिगमेंट सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के या लाइट रिएक्शन के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो होते हैं। जनरली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है पिगमेंट सिस्टम 2 पे। पिगमेंट सिस्टम 2 पे जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन आयन 1 ऑक्सीजन से रिलीज होते हैं, मतलब अगर H2O है तो वहां पे 2 हाइड्रोजन आयन है, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और उनसे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। बट जनरली आपकी किताब में जो मेंशन है वहां मेंशन है 2 हाइड्रोजन आयन का ब्रेक, 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करेंगे तो वहां पे 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होंगे और तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। सिंपल सी बात है, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से मेरे पास प्रोटॉन है 4 और तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे 4 और ऑक्सीजन जो होगा O2 जो होगा वो वहां से रिलीज किया जाएगा। O2 रिलीज होकर के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वही पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो समझिए अभी आपको जो मैंने प्रोसीजर समझाई कि पिगमेंट सिस्टम 1 पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ,
इलेक्ट्रॉन मूव करता गया और वो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, डाउनहिल प्रोसेस में प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसायनिन और फिर पिगमेंट सिस्टम 1 पे, फिर उसके बाद 1 से गया वो FND के पास में, फिर FNR के पास में। और इस तरीके से जब आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो जब पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं तो वहां NADPH भी बन रहा है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब वहां पे दोनों साइकिल रन कर रही हैं तो वहां ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो रही है, दोनों चीज बन के हमें तैयार मिल रहा है। हमारी इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज हो रही है, हमारा प्रोटॉन भी यूटिलाइज हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें साइकिल दोबारा रन नहीं करती। मतलब एक बार साइकिल चली और उसने कंप्लीट प्रोडक्ट बना लिया, NADP भी बना लिया, NADPH भी बना लिया और साथ में ATP भी बना लिया। तो अभी तक आपने जो साइकिल देखी वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या, पहले फॉस्फोराइलेशन समझो। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जैसे हमारे पास ADP होती है, क्या होती है, ADP होती है। और ADP से जब हम ATP बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ADP में एक फॉस्फेट को जोड़ना ही क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। मतलब जो चीज डीएक्टिवेट है उसको एक्टिवेट करना ही कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। वो तो हमने कर लिया, वो तो हमने देख लिया। लेकिन उस फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था ना, वो लाइट की, हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ा तो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहले क्या हुआ था, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ गया था ल्यूमेन के अंदर और जब हाइड्रोजन आयन एपरी सिंथेसिस चैनल से बाहर गया तो पहले वहां पे ADP थी। अब फिर वो क्या हुआ कि वहां से उसने ट्रैप किया फॉस्फेट को, या प्रोटॉन के जाने से वहां पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ और उस फॉस्फेट के ऐड होने से ADP से बन गया वो ATP। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना। जब वो ATP बन गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ATP का फॉस्फोराइलेशन हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, पिगमेंट सिस्टम 1 पे इलेक्ट्रॉन मूव करने से क्या बन गया, हमारा NADPH बन गया। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा पिगमेंट सिस्टम 1 पे तो NADPH बनाएगा, NADP बनाएगा और फिर प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन हाइड्रोजन जोड़ देगा उसमें, दैट इज NADPH बन जाएगा। ठीक है। पिगमेंट सिस्टम 2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराना और वो ATP जनरेट करने में मदद करता है। तो अगर दोनों साइकिल कहीं पे चल रही हैं तो ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है। मतलब साइकिल को दोबारा से रिसाइकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि अगर दोनों पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है तो वो एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और इस साइकिल को हम लोग जेड स्कीम साइकिल कहते हैं, जहां पे दोनों ATP और NADPH बन के तैयार होती है। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह हो जहां पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो तो काम करे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी हो, लेकिन वहां पे जो है NADPH बने ही ना। मतलब कि वहां पे NADPH ना बने, और इस कंडीशन में तभी पॉसिबल है जब पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट ही ना हो। अगर पिगमेंट सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन जो हमारा बन रहा था वो हाइड्रोजन आयन बनेगा ही नहीं। और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन अगर नहीं बना तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो भी अगर प्रेजेंट नहीं है आपके कहां पे, अगर NADPH रिडक्टेज एंजाइम पिगमेंट सिस्टम 1 वाले पोर्शन पे प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी NADP नहीं बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि पहली चीज तो पिगमेंट सिस्टम 2 जो है कहते हैं ग्रेना है बोथ पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। ग्रेना के पास में दोनों होना चाहिए, ठीक है। बट स्ट्रोमा लैमेली वो जगह होती है जहां पे पिगमेंट सिस्टम 2 एब्सेंट होता है और वहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम जो NADP बनाता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में जो पिगमेंट सिस्टम 1 है वहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड तो होगा लेकिन वो केवल और केवल ATP बनाएगा, वहां पे NADP का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर वहां पे NADP का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लगातार वहीं मूव करता रहेगा और NADP बनाने की कोशिश करता रहेगा। इस तरह की साइकिल को हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहते हैं। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, वो होता है आपका जो है लैमेली में के अंदर होता है, वो होता है आपका स्ट्रोमा लैमेली में, जहां पे पिगमेंट सिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसके कारण वहां पे बार बार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चलता रहता है। वहां पे आपके NADP जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर केवल एक पिगमेंट सिस्टम में काम करता है
तो वहां पे साइक्लिक प्रोसेस रन करती है। और अगर दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करता है तो ऐसे समय पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काम नहीं करती है। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कीमियो ऑस्मोटिक थियरी के बारे में या कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ये एक हाइपोथेसिस है तो इसको जनरली हम केवल मानते हैं, समझते हैं। ध्यान से मेरी बात को आप सुनते रहेंगे तो आपको ये चीज बहुत ही ईजी और आसान लगनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कीमियोसिंथेटिक मॉडल के बारे में। तो आइए कीमियोसिंथेटिक मॉडल को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कीमियोसिंथेटिक मॉडल जो परफॉर्म होता है वो थैलेक्वाइड पे परफॉर्म होता है। थैलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहीं पे आपके दो पिगमेंट सिस्टम मौजूद होते हैं जो आपके एनसीईआरटी किताब में मेंशन है। एक पिगमेंट सिस्टम जो P680 है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। जनरली हम दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं, यहाँ पे किताब में एक ही मेंशन होगा बट कोई दिक्कत नहीं, मैं दो बता रहा हूँ। जब दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और 4 ही प्रोटॉन भी रिलीज होंगे। 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो पहले ही कहां चले गए? ल्यूमेन में चले जाते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तब कितने हाइड्रोजन आयन बाहर से मतलब स्ट्रोमा से थैलेक्वाइड के अंदर की तरफ आते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाइंड करते हैं थियोफाइटिन और फिर थियोफाइटिन उन्हें भेजता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास। प्लास्टोक्यूनॉन पे इलेक्ट्रॉन बाइंड करते ही वो प्लास्टोक्यूनॉन जैसे इलेक्ट्रॉन बाइंड करता है स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन निकल करके आता है और प्लास्टोक्यूनॉन पे बाइंड कर जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्यूनॉन पे बाइंड किया, जैसे ही हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्यूनॉन पे बाइंड करेगा वो प्लास्टोक्यूनॉन मूव करके जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास में। जैसे ही वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचा उसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम को और अब हाइड्रोजन आयन बेचारा अकेला, तो हाइड्रोजन आयन कहां आ जाएगा? ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, थैलेक्वाइड के अंदर आ जाएगा। पहले 4 हाइड्रोजन आयन तो ऑलरेडी थे, अभी 2 और आ गए। ठीक है, अब जब साइटोक्रोम के पास में इलेक्ट्रॉन गया तो साइटोक्रोम एक्साइटेड हो गया। तो साइटोक्रोम के एक्साइटेड होते ही क्या हो गया कि बाहर से फिर हाइड्रोजन आयन किसके ऊपर आएगी? साइटोक्रोम के पास आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास, 2 हाइड्रोजन आयन और आ जाएगी भाई साइटोक्रोम के पास में। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हाइड्रोजन आयन अंदर आए? 4 हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए। अब साइटोक्रोम और इधर साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन को जो है दे दिया। अब साइटोक्रोम चार्ज था तो हाइड्रोजन आयन फिर अंदर आए। अब साइटोक्रोम दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसायनिन को, और प्लास्टोसायनिन उसको किसके पास ट्रांसफर कर देगा? उसे ट्रांसफर कर देगा पिगमेंट सिस्टम 1 पे, और फिर पिगमेंट सिस्टम 1 उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन उसे पहुंचाएगा NADP रिडक्टेज के पास में, और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो बनाएगा NADP। ठीक है, वो क्या बनाएगा? NADP जो है वो बना लेगा। देखिए FNR और FNR जो है रिडक्टेज एंजाइम, और वहां से जो है आपका क्या हुआ कि उसने NADP बनाया। और इधर की तरफ जो हमने नीचे खूब हाइड्रोजन आयन इकट्ठा कर रखा है, हमने जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठा कर दिया ल्यूमेन के अंदर, उससे ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट अंदर बढ़ने के कारण वो हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे स्ट्रोमा की तरफ। भाई बैलेंस करना है ना मेम्ब्रेन को। अब वो क्या जाएंगे? एटीपी सिंथेटेज चैनल के थ्रू, वहीं पे बगल में देखिए एटीपी सिंथेटेज चैनल बना है, एटीपी सिंथेटेज चैनल के थ्रू हाइड्रोजन आयन ऊपर जाएंगे, और जब हाइड्रोजन आयन जाएंगे तो वहां पे क्रिएट होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिससे कि एटीपी सिंथेटेज के जो CF0 और CF1 चैनल्स हैं वो रोटेट करना शुरू कर देंगे, और जब वो रोटेट करते हैं तो उससे एटीपी चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? वो एडीपी से कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। इसी को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और साथ में उस हाइड्रोजन आयन के बाहर जाने से स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे जो NADP बना था स्ट्रोमा में अब वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। साइकिल को एक बार और देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, थियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्यूनॉन के साथ बाइंड किया, और फिर प्लास्टोक्यूनॉन के बाइंड करने के बाद में फिर वो हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्यूनॉन से अंदर आया ल्यूमेन की तरफ, फिर प्लास्टोक्यूनॉन गया साइटोक्रोम के पास में, वहां इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन के अंदर भेज दिया। फिर साइटोक्रोम के अंदर इलेक्ट्रॉन होने से फिर से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आएगा, साइटोक्रोम के साथ बाइंड करेगा, और फिर और हाइड्रोजन अंदर, और फिर जो साइटोक्रोम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके प्लास्टोसायनिन पे जाएगा, और प्लास्टोसायनिन से पिगमेंट सिस्टम 1 के पास जाएगा। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 1 के पास चला गया। याद रहे कि अभी हमने पिगमेंट सिस्टम 2 में केवल और केवल हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन किया हुआ है, तो इससे ज्यादा इसका कोई और काम भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपका रिडक्टेज एंजाइम NADP बनाएगा, बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ NADP बनेगी। देखिए यहाँ पे स्ट्रोमा की तरफ NADP बनी हुई है। NADP जैसे ही बन के तैयार होती है,
अब यहाँ पे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने ल्यूमेन के अंदर था, वहां से प्रोटॉन बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे और एटीपी सिंथेसिस चैनल से और एटीपी बना लेंगे। और जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए थे, जो कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने के कारण जो एफएनआर ने जो NADP बनाया, उस NADP को ये कन्वर्ट कर देंगे NADPH में, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का। और यही है आपका कीमियो ऑस्मोटिक मॉडल। इसी NADPH और ATP को हम लोग यूटिलाइज करेंगे केल्विन साइकिल के अंदर। होपफुली आपको ये साइकिल वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए लोगों तक इसको शेयर भी करिए ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और इस एनिमेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में एक बात और आप ध्यान में रखिएगा मेरी, कि आप अपनी किताब को रीड करिए, उससे आपको काफी चीजें और इजी समझ में आएगी। और इमेजिनेशन करना मत बंद करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।